हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 25 और 26 दोनों दिनों के डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नट लर्निंग ऐप नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके भी पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स की हुआ, एग्जाम 22 हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, लाइव क्लासेस हुआ, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको पढ़ने के लिए। वहां पर आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पर सारे अपडेट्स वीडियोस रहती हैं, वो देख सकते हैं। यूपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है यहाँ पे लगाने के लिए, आप वो भी लगा सकते हैं। 237 टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के हम पहले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। आज की हमारी पहले करंट अफेयर्स क्या है उसकी बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्या है? केंद्र ने, याद रखिए, किसने? केंद्र ने सैरोगेसी में, याद रखिएगा आप, सैरोगेसी पे एक वीडियो हम 2 या 3 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या फिर आप चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहां पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। सैरोगेसी में हाल ही में संशोधन हुआ है। नियम 2022 में संशोधन किया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये दंपत्ति है और ये सैरोगेटर है, जो सैरोगेसी करती है। ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र ने जो रेगुलेशन नियम 2022 में संशोधन किया हुआ है सैरोगेसी में, इसकी पूरी ये चर्चा है। इसलिए चिकित्सीय स्थितियों वाले जोड़ों को, याद रखिएगा, जो चिकित्सीय स्थिति होती है, ये सैरोगेसी क्या होती है? एक तरीका से चिकित्सा ही है, लेकिन लोग इसको गलत उसमें ले जा रहे हैं। ठीक है। तो उस पे रेगुलेशंस लग रहे हैं, नियम में संशोधन हो रहे हैं लगातार। जो चिकित्सीय स्थिति वाले जोड़ों को दाता युग्मक का उपयोग करने की अनुमति भी देती है। यह अधिसूचित किया गया है कि यदि किसी जोड़े में चिकित्सीय समस्या होने की पुष्टि हो जाती है, तो किसी भी युग्मक का विवाहित जोड़ा होना आवश्यक नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी जोड़ा है जिसमें चिकित्सीय समस्या है, जो बच्चा नहीं हो पा रहा है, और उसकी पुष्टि अगर हो जाती है, तो वह किसी भी युग्मक का विवाहित जोड़े से होना आवश्यक नहीं है, और वह सर्विस करवा सकता है। अभी हाल ही में संशोधन क्या किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दंपत्ति बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए सैरोगेसी का उपयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। जो एक दंपत्ति है, जो चिकित्सीय समस्या है, उसको, उस बच्चे को अगर गर्भ धारण करना है तो सैरोगेसी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इच्छित साथी से कम एक युग्मक की आवश्यकता होगी। क्या? उसकी एक युग्मक की आवश्यकता होगी अपने इच्छित साथी से, याद रखिएगा। अधिसूचना नोटिफाई में यह भी कहा गया है कि सैरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिलाओं, मतलब कि विधवा या तलाकशुदा को दाता, शुक्राणु और स्वयं अंडे का उपयोग करना होगा, याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि जो सैरोगेसी से गुजरेगी महिलाएं या एकल महिलाएं, उनको विधवा या फिर तलाकशुदा को दाता जो शुक्राणु है या फिर स्वयं के अंडे का उपयोग करने का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। यदि पति और पत्नी में से कोई भी ऐसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है जिसने जिसके लिए डोनर गैमीट, कह सकते हैं कि दाता युग्मक के उपयोग की आवश्यकता है, तो जिला मेडिकल बोर्ड प्रमाणित करेगा, तभी वह इसका प्रयोग कर सकता है। तो सैरोगेसी पर आपको ये हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन इस पे स्पेसिफिक वीडियो बन चुकी है। उस वीडियो पे क्लिक करके आप एक बार देख लीजिए जरूर, क्योंकि वहां पे डिटेल से 15 मिनट बातें की गई है। तो 15 मिनट बातें करना और 1 से 2 मिनट बातें करना, इतनी खबर रह सकती है। थोड़ा सा उसमें आप जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट खबर है लेकिन ये। आप लोग अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर ज्वाइन करके क्लिक करने से क्या होगा, आपको वहां पर कोई भी एग्जाम का नोटिस अगर आता है तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता है, तो वहां पर ही उसको, जो सोशल साइट है, उस पर डाल दिया जाता है और आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एंड्रॉइड ऐप की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग ऐप नाम से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की हमारी दूसरी करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। दूसरी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारत का पहला, जब पहली बात आती है ना, भारत का पहला, विश्व का पहला, है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर, आईआईएम, क्या है? आईआईएम शिलोंग में स्थापित किया गया है। कहां पर? शिलोंग में। अब आप बताइएगा शिलोंग किस स्टेट से हम बात कर रहे हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वरना आगे आ ही जाएगा नाम, फिर आप लोग फिर क्या ही बताएंगे। इसलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ शिलोंग किस स्टेट से संबंधित है। तो भारत का पहला है गति शक्ति अनुसंधान चेयर, आईआईएम शिलोंग में स्थापित किया गया है। यह जो अनुसंधान गति शक्ति चेयर है, स्थापित करने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्रालय,
आईआईएम शिलांग के साथ एक समझौता भी किया गया है। तो यहाँ पर किस किस सब समझौता किया गया? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पर उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाले अकादमिक अनुसंधान में यह योगदान देगा। यह मल्टी लॉजिस्टिक विकास रणनीतियों और अभ्यास पर ज्ञान निर्माण करेगा। साथ में उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं वहां पर लॉजिस्टिक क्षमता निर्माण में भी एक इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो उद्देश्य है मुख्य तौर पर इसका उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान और विशेषज्ञता, याद रखिए, ज्ञान और विशेषज्ञता बनाने के लिए और साथ में विकसित करने में वैश्विक विशेषज्ञों के साथ सहयोग में सुधार करना। इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ज्ञान और विशेषज्ञता बनाने और विकसित करने में जो वर्ल्ड के लेवल पर विशेषज्ञ हैं, किसके? वर्ल्ड के लेवल पर जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ सहयोग करना यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य रखा गया। यह चेयर पूर्व और उत्तर पूर्व मतलब कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार करेगा। साथ में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का समर्थन भी करेगा। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, शिलांग में स्थापित किया गया आईआईएम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं। और यह करंट अफेयर्स भारत और अमेरिका यूएसए संबंधित है। और जब भी इंडिया और यूएसए का नाम आता है तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बनी जाती है। भारत और अमेरिका के बीच में 11वीं मतलब कि 10 ऑलरेडी हो चुकी है, 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता नई दिल्ली में की गई है। कौन सी है? काउंसलर वार्ता, यार की काउंसलर कह सकते हैं या फिर काउंसलर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आनी चाहिए बात क्या कर रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच में काउंसलर वार्ता की गई है। कौन सी? 11वीं है, नई दिल्ली में की गई है। अगर हम बात करें कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो थे उन किसने इनकी एक तरीके से नेतृत्व किया है, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है डॉक्टर के जे श्रीनिवासन ने किया हुआ है। जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व की बात करें तो रैना बिटर ने किया हुआ है। ठीक है, यह भारत और अमेरिका ने प्रत्यार्पण, छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन, कमजोर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी बात की है। बातचीत में दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और सहयोग बेहतर हो सके, इस पर भी वार्ता की गई है। याद रखिएगा, दोनों जो देश हैं भारत और यूएसए, इन दोनों के बीच में संबंध और सहयोग हो सके, इस पर भी वार्ता की गई है। दोनों पक्ष घरेलू नवीकरण और निर्णय लेने के लिए अमेरिका में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने में स्वागत करेगी। मतलब कि शुरू करने में का भी इन्होंने बात की गई है कि दोनों पक्ष होंगे जो घरेलू नवीकरण है, नवीनीकरण पर निर्णय लेंगे और अमेरिका में एक प्रोजेक्ट चलाएंगे। ठीक है, दोनों देश अगली काउंसलर वार्ता अगले साल करेंगे, अमेरिका में आयोजित भी सहमत हुए हैं। तो अभी कहां पर हुई है? भारत में हुई है। कहां पर? भारत में न्यू दिल्ली में की गई है। और अगली वार्ता कहां पर इन्होंने घोषित की है? यूएसए में की है घोषित, वो भी काउंसलर वार्ता होगी और अगली बार करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल की जाती है तो इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट पर देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक किया होगा, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन में प्रेस कर लिया होगा जिससे कि आने वाले वीडियोस में नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड्स को शेयर भी किया होगा, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नट लर्निंग ऐप नाम से एंड्रॉइड ऐप है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड कर एक बार देख लीजिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज की ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसका प्राइस है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, लेकिन आपको वो टेस्ट वहां पर 250 टेस्ट आसपास मिलते हैं। कहीं भी नहीं मिलते हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे इतने टेस्ट। ठीक है, तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। देखो पैसा नहीं लग रहा है देखने में, एक बार देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा क्या है और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जरूर एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट कैंपस की बात करते हैं। कोलंबो, अब कोलंबो की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। वैसे तो आप फोटो और उसके फ्लैग को देखकर समझ गए होंगे। कोलंबो में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का महोत्सव शुरू किया गया। कौन सा? गीता महोत्सव, रखिएगा, गीता महोत्सव शुरू किया गया है। कहाँ पे? श्रीलंका में, कोलंबो में। 3 दिनों तक चलने वाला है ये। तो इसकी घोषणा किसने की है? श्रीलंका के बौद्ध प्रशासन के द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री विदुर विक्रम नायके के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह 3 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा के वित्तीय सहयोग से नीलम पोकुना थिएटर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो कह सकते हैं सहयोग है, कौन कौन कर रहा है? तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कर रहा है और हरियाणा वित्त सहयोग से किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? श्रीलंका में किया जा रहा है। इस महोत्सव में दुनिया भर से हजारों प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। इसमें गीता का यज्ञ, गीता जप,
शोभा यात्रा समसामयिक रुचि के विषयों पर जैसे सेमिनार और कई प्रतियोगिताएं भी शामिल की जाएगी वहां पर। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भागवत गीता की प्रति पेश भी की जाएगी। जो प्रति प्रति मतलब जो एक कह सकते हैं कि फोटोकॉपी, ऐसे समझो आप। फोटोकॉपी, जो फोटोकॉपी है वो श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भागवत गीता की एक फोटोकॉपी या फिर प्रति पेश की जाएगी 4 मार्च को, और उसके बाद यह 3 दिनों तक महोत्सव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालदीव से शुरू होता है क्योंकि दोस्ती है ना, दोस्ती संबंधित है। त्रिपक्षीय कैसा है? 3 पक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ है। तो दोस्ती शुरू हुआ है, कौन सी दोस्ती? क्या ये नई दोस्ती है? देखिए, नई दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है। 3 पक्षीय तटरक्षक अभ्यास है दोस्ती। सुरक्षा चिंताओं के बीच, याद रखिएगा, सिक्योरिटी के बीच में भारतीय और श्रीलंकाई जहाज त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 में भाग लेने के लिए मालदीव पहुंचे हैं। तो यह किस किस के बीच में हो रहा है? भारत के बीच में हो रहा है, श्रीलंका के बीच में हो रहा है और मालदीव के बीच में हो रहा है। तभी तो इसको कहा जा रहा है त्रिपक्षीय। तो दोनों ये जो भारत और श्रीलंका कहाँ पहुंचे हैं? ये मालदीव पहुंचे, और मालदीव में ही दोस्ती 16 के नाम से इसको भाग ले रहे हैं और वहां पे अभ्यास किए जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक आईसीजी 2 जहाज, आईसीजीएस जो समर्थ है और आईसीजीएम अभिनव हिस्सा ले रहे हैं, याद रखिए भारतीय है। श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए एसएलएनएस समुद्र को भेजा है। किसको? एसएलएनएस, इसका समुद्र नाम है पूरा, उसको भेजा हुआ है। किसने? श्रीलंका ने। यार, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्ती को मजबूत करना। जैसे कि आप भी किसी से दोस्ती रखते हैं तो उस दोस्ती को किसी से मजबूत रखते हैं और किसी से ऐसे ही रखते हैं, चलो बैल गए तो बाय बाय टाटा हाय, है ना। इस तरीके से दोस्ती को मजबूत करना, आपसी जो ऑपरेशनल क्षमता है उसको बढ़ाना, अंतर संचालनीयता का अभ्यास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो उद्देश्य इंपोर्टेंट रहता है, याद जरूर रखिएगा। यह भारत, श्रीलंका और मालदीव, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में यह सहयोग होने जा रहा है। अभ्यास दोस्ती 16 जो है इसका, अच्छा आप लोग को एक चीज याद रखना है, जो दोस्ती इस नाम अकेला नहीं है, दोस्ती 16 इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अभ्यास दोस्ती जो 16 है वो 22 से 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, मतलब 22 से 25 फरवरी के बीच में इसको आयोजित किया गया है। तो इसको याद रखना है, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच अभ्यास दोस्ती आयोजित होता है। दोस्ती अभ्यास पहली बार कब मनाया गया था? तो 1991 में भारतीय और मालदीव तटरक्षकों के बीच में आयोजित हुआ था। जब यह दोस्ती की पहली बार शुरुआत हुई थी तो इसमें सिर्फ भारत और मालदीव ही शामिल थे, लेकिन श्रीलंका 2012 में पहली बार इस अभ्यास में शामिल हो गया था। तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2012 में संशोधन करते हुए श्रीलंका भी इसमें ऐड हो गया था। तो टोटल कितने हो गए थे? 3, और तब से यह 3 ही है जो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में किया जा रहा है। चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के बीच के संबंधों में थोड़ी सी गिरावट आई है। कहां की बात कर रहे हैं? चीन समर्थक कौन बने हैं? श्रीलंका में बने हैं यार, मालदीव में बने हैं, सॉरी मालदीव में बने हैं। चीन समर्थक के बाद मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। तो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, जब से ये थोड़ी सी भारत और मालदीव बीच में गिरावट संबंधों में देखी जा रही है। हालांकि ऐसा जल्द ही हम फिर से संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी गिरावट है। हाल के पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर से इंपोर्टेंट रहती है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि शाहरुख खान ने, यार किसने? शाहरुख खान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता हुआ है। तो प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार मुंबई में प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है, मुंबई में दिया गया है। हालांकि कुछ पुरस्कार जो दुबई में भी दिए जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यह कहाँ पे दिया गया है? मुंबई में दिया गया है। शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, मतलब कि DPIFF 2024 में जवान के लिए, कौन सी इनकी मूवी आई थी जवान, इस जवान के लिए इनको पुरस्कार यह दिया गया है। विक्की कौशल, विक्की कौशल को आप सब जानते होंगे। विक्की कौशल को युद्ध बायोपिक सैम बहादुर में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक नामित किया गया है। बॉबी देओल को भी उनकी फिल्म एनिमल के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। वहीं संदीप रेड्डी वांगा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, जबकि रानी मुखर्जी को
और नयनतारा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता हुआ। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में मैंने आपसे बात की है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जब भी दिया जाता है तो एग्जाम एक क्वेश्चन बनना तो स्वाभाविक रहता ही रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। उत्पाद शुल्क, अब कौन सा उत्पाद शुल्क, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सरसाइज डे, याद रखिएगा, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटीज इसको कहते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 में 24 फरवरी को मनाया गया। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं, 2024 है और 24 फरवरी को इसको लागू किया गया है या फिर मनाया जाता है। हर साल 24 फरवरी को ही पूरे देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी के रूप में। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इंपोर्टेंट रहता है। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो प्रयास हैं, सेवाएं हैं, योगदान है, उनको सम्मान करना, इसकी याद में पूरे हर साल में 24 फरवरी को इसको मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 24 फरवरी 1994 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधिनियमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी 1944 को यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के तौर पर इसको चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम उत्पाद शुल्क से संबंधित 11 अधिनियमों का एक संयोजन था और नमक और केंद्रीय कर्तव्यों से संबंधित कानून में बदलाव करने के लिए पारित किया गया था। हालांकि बाद में 1996 में, याद रखिए कब, 1996 में इस अधिनियम का नाम बदलकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1966 में जब इसका नाम बदला गया तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 कर दिया गया था। ठीक है, आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। भारत और ओमान बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और ओमान अभिलेखागार क्या है, भारत और ओमान अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए। ये भारत और ये ओमान अभी अभिलेखागार के रूप में सहयोग करेंगे। तो क्या है पूरी बात, थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सद्भावना के संकेत के रूप में ओमान से संबंधित 70 चयनित दस्तावेजों की सूची सौंपी है, जो नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध थी। तो भारत ने सौंपी है किसको, ओमान को, और जो कि नई दिल्ली राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित रखी थी। एनआरएए अध्यक्ष 523 पृष्ठों की रिकॉर्ड की प्रतियां भी सौंपी गई हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण विषय भी शामिल है। ये देखो, ये क्या है कि इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ये सब चीजें, लेकिन क्या रहता है कि एग्जाम में अगर आए तो आप लोग के माइंड में रिकॉल हो जाएगा, और रिकॉल हो जाएगा तो आप बताने में, इसको याद करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। तो इसीलिए कुछ चीजों को क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं होती फिर भी बतानी पड़ती है ना। उससे क्या होता है, फ्लो बन जाता है, उससे बेस भी बन जाता है। तो इस चीज रखिएगा। अब एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि किन देशों, दो देशों के बीच में अभिलेखागार पर सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं अभी हाल ही में। तो आपको अब ये चीज क्या पता भूल जाए, लेकिन जब इतनी डिटेल से 2 4 5 बातें करेंगे ना, तो इसमें आपको याद आएगा भारत और ओमान के बीच की बात कर रहे हैं हम, वो भारत और ओमान था। तो आप टिक लगा के बड़े आराम से आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए इंपोर्टेंट रहता है। ये दस्तावेज 1793 से 1953 तक की अवधि को कवर करते हैं और कई विषयों से संबंधित हैं। इन दस्तावेजों में 1868 में ओमानी ध्वज को लाल से सफेद में बदलना, 1888 में सुल्तान सैयद तुर्की की मृत्यु के बाद ओमान के शासक के रूप में सैयद फैसल बिन तुर्की का उत्तराधिकार भी शामिल है। इसमें 1937 में वायसराय की मस्कट और ओमान के सुल्तान की भारत आधिकारिक यात्रा भी शामिल है। इसके अलावा 15 मार्च 1953 को मस्कट में हस्ताक्षरित भारत गणराज्य और मस्कट और ओमान के सुल्तान के बीच मित्रता, वाणिज्यिक और नेविगेशन की संधि भी सेट का हिस्सा है। तो इस दस्तावेज में जो आप ये दस्तावेज इन्होंने दिया हुआ है, या कह सकते हैं जो दस्तावेज, यह कह सकते हैं कि अभिलेखागार, अभी अभिलेख, अभिलेख कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अभिलेख दिया हुआ है। इसमें पुरानी बातें पूरी छुपी हुई हैं, पुरानी बातें पूरी लगी हुई हैं। कब से लगी हुई हैं, तो 1793, याद रखिएगा, 1793 से लेकर 1953 तक की सारी बातें इसमें छुपी हुई हैं। तो इन सब बातों को वहां पर एक दूसरे के साथ साझा करने की बात की जाए। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।